अपना काम पूरा करके वे साथ साथ में ट्रेन की यात्रा करते हैं। तो रेखा और भुवन का ये अल्प परिचय, ये सामान्य परिचय धीरे धीरे एक प्रगाढ़ परिचय में और एक असामान्य रिश्ते में, एक असामान्य संबंध में बदलने लगता है। यद्यपि भुवन के मन में रेखा के प्रति कोई कलुष नहीं है, यहाँ कोई वासना नहीं थी। भुवन की एक शिष्या है गौरा, वह भी पढ़ी लिखी एक सुंदर युवती है, जिसे लेखक ने राम जी की गिलहरी जैसा नाम दिया है। तो रेखा के प्रति और गौरा के प्रति भुवन के मन में कोई कलुषितता इस समय तक देखने को नहीं मिलती, लेकिन लेखक बतलाता है कि चंद्रमाधव दोनों के प्रति लालायित है, दोनों के प्रति लोभ उसके मन में बसा हुआ है और इसलिए कभी कभी वो ईर्ष्यालु भी हो जाता है। सोचता है परिचय तो मैंने करवाया रेखा और भुवन का, और भुवन मुझसे आगे निकल गया और कई बार गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश भी करता है। ये उसकी अपनी व्यक्तिगत कमजोरी है। उपन्यास की कथा आगे पहाड़ी यात्राओं के माध्यम से जाती है। रेखा जा रही थी पहाड़ी यात्रा करने, भुवन उसको छोड़ने आया था, लेकिन भुवन भी साथ में चल पड़ता है। यहाँ दो घटनाएं घटित होती हैं। पहाड़ी यात्रा, पहाड़ी सौंदर्य, दोनों उससे अभिभूत हैं। और सबसे पहले नौकुचिया ताल पर अब रेखा और भुवन का रिश्ता जो है वो कुछ दूसरे रूप में बदलता जा रहा है। इस नौकुचिया ताल पर रेखा जो है वो भुवन से कहती है, लो भुवन मुझे लो, मैं तुम्हारी हूँ। वह भुवन के प्रति समर्पित होना चाहती है, लेकिन यहाँ भुवन इनकार कर देता है। कहता है ये सौंदर्य असीम है, अद्भुत है, उसे ऐसे ही बनाए रखो। वो उसे स्वीकार नहीं करता है। यात्रा आगे बढ़ती है और तुलियन झील पर आकर एक घटना घटित होती है कि रेखा और भुवन दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि एक रात जो भुवन है वह रेखा के प्रति अपने को समर्पित करता है। दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित होते हैं। पूरा जो वर्णन है उसे हम रोमांटिक कहें या यौन मनोविज्ञान, यौन विज्ञान के संदर्भ में देखें तो स्थूलता नहीं है वहाँ पर एक सूक्ष्मता है और एक सहजता हमें देखने को मिलती है। आगे अपनी भाषा के द्वारा, भाषिक संकेतों के द्वारा इस पूरे वर्णन को अश्लील होने से बचा लेते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप थोड़ा सा वो, क्योंकि वो कहानी भी है इस यौन संबंधों को लेकर जो प्रतीकात्मक ढंग से सांप और इस तरह की है, तो उसको भी थोड़ा सा आप विद्यार्थियों को बताएं। सांप जो कहानी है अज्ञे की, जी जी, उसमें एक कमरा है और उसमें दो नायक और नायिका वो आपस में बातचीत कर रहे हैं और उन दोनों के बीच में जो यौन भावनाएं हैं वो एक सांप के माध्यम से, डॉक्टर भोला भाई पटेल जो हैं वो इस कहानी की अक्सर चर्चा करते थे। तो वो सांप जो है वो सेक्स का प्रतीक है। तो अज्ञे जी ने सांप को सेक्स का प्रतीक बतलाया है। सेव और देव कहानी में सेव और देव भी एक प्रतीक के रूप में सामने आते हैं। तो अज्ञे जी अपनी कहानी में कुछ प्रतीकों को लेकर अपनी बात करते हैं। इसलिए अज्ञे जी की कहानियों में घटनाएं नहीं होती हैं, जी। घटनाओं के संकेत जो हैं वो उनके सामने स्थितियों के संकेत उभर कर आते हैं। तो उस दिन भुवन और रेखा एक दूसरे के प्रति संपूर्ण समर्पित हुए और उसके बाद देखिए रेखा कहती है कि भुवन ये मेरी परम तृप्ति का, चरम तृप्ति का क्षण था। फुलफिलमेंट शब्द का प्रयोग अज्ञे जी करते हैं और उसके बाद वो कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, जीवन का सारा सुख मुझे प्राप्त हो गया। मैं ईश्वर से कभी शिकायत नहीं करूंगी कि मैंने जीवन का सुख नहीं भोगा। तो ये जो पूर्ण तृप्ति का जो क्षण है उसका वर्णन अज्ञे जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। इसके बाद भुवन रेखा से विवाह करने का प्रस्ताव भी रखता है।
लेकिन तब रेखा स्वीकार नहीं करती। क्या कहती है कि चरम तृप्ति के बाद अब कुछ भी नहीं चाहिए। कहती है मैंने तुमसे प्यार मांगा था, तुम्हारा भविष्य नहीं। रेखा स्वार्थी नहीं है, ईर्ष्या से भी पर है। यहाँ तक कि रेखा जो है, जब उसका पति लौटकर आता है, हेमेंद्र जो विवाहिता थी रेखा, तो उसका पति लौटकर आता है, उस समय चंद्रमाधव जो है उसके मन में कुछ गलत फहमियाँ पैदा करता है, उसको उकसाता है। और इसी बीच रेखा को गर्भपात कराना पड़ता है। दोनों का तलाक हो जाता है, हेमेंद्र और रेखा का। और उसके बाद रेखा एक पत्र के द्वारा भुवन को इस बात की जानकारी देती है कि उसने उसकी जान बचाने वाला जो डॉक्टर था रमेश चंद्र, डॉक्टर रमेश चंद्र, उससे विवाह कर लिया है और अब वह चाहे तो गौरा से विवाह कर ले। गौरा के प्रति भी उसके मन में कोई ईर्ष्या या द्वेष की बात नहीं है। भुवन बाद में उसके मन में भी ये बात आती है कि वह गौरा से शादी कर ले। एक टेबल पर बैठा एक कमरे में वो एक लंबा सा पत्र अपनी शिष्या गौरा को लिखता है और विवाह की बात का प्रस्ताव उसमें रखता है। लेकिन बाद में उस पत्र को वह टुकड़े टुकड़े कर देता है, वो फाड़ देता है, लेकिन वह गौरा से विवाह नहीं करता है। हम इस उपन्यास के अंत में देखते हैं कि शेखर एक खिड़की के पास खड़ा हुआ है और इन सारी चीज़ों को देखने का प्रयास कर रहा है। अकेला है, कोई उसके साथ नहीं है। उस समय भी वह अपने बारे में और इन सब के बारे में सोच रहा है। उपन्यास के अंत में हम देखते हैं कि रेखा भुवन को एक पत्र लिखती है जी। और उसमें वो बताती है कि भुवन, मैं तुम्हारी हूँ, केवल तुम्हारी, और किसी की नहीं हो सकती। शादी करके भी एक डॉक्टर के साथ वह कहती है कि मैं तुम्हारी हूँ। नैतिकता और सामाजिकता की दृष्टि से लोगों को ये बात शायद पसंद ना आए और नहीं भी आती है, लेकिन अज्ञे जी कहते हैं कि आधुनिकता का जो कंसेप्ट है वहाँ यह सब कुछ सहज है। रेखा विवाहिता थी, भुवन से प्रेम किया, समर्पण किया और बाद में रमेश चंद्र से विवाह कर लिया। तो समाज उसको स्वीकार करे कि ना करे, लेकिन आधुनिक जीवन में यह सब कुछ सहज है, जायज़ है। अज्ञे जी ने इन पात्रों के अंदर जो कुछ भी उनके अंदर के विश्व में जो कुछ भी चल रहा है उसको संवेदनात्मक रूप में हमारे सामने बखूबी प्रस्तुत किया है। इसलिए ये उपन्यास जैसा कि डॉक्टर भोलाभाई पटेल कहते हैं कि 4 चरित्रों की 4 संवेदनाओं का एक संगठित उपन्यास है जी। बड़ी ही बारीकी से और बहुत ही सहज और सरल भाषा में आपने जो है इसके पात्रों के भीतरी चरित्र को लेकर के ये जो एकदम सरल रूप से पूरा कथानक भी आपने नदी के द्वीप का जो है प्रतीकों की बात की, पात्रों के माध्यम से उनके चरित्रों की बात की और इन सब को समेटकर आपने जो अज्ञे को प्रस्तुत किया कि अज्ञे का चरित्र उसमें कैसे आता है, कैसे आधुनिकता के रूप में हो या उनकी शैली के रूप में हो, ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है और विद्यार्थी ज़रूर इससे जो है लाभ लेंगे। सर, समय थोड़ा सा भाग रहा है और अभी एक उपन्यास की चर्चा मैं आपसे कहूँगा कि संक्षेप में उसकी भी बात थोड़ी सी कर दें ताकि हमारी ये जो पूरी गोष्ठी है अज्ञे के उपन्यास, तो उस उपन्यास की बात भी अधूरी ना रह जाए। आप अपने अपने अजनबी के बारे में भी थोड़ा सा विद्यार्थियों को जानकारी दें। मैंने सोचा तो ये था कि शेखर एक जीवन और नदी के द्वीप, तो विद्यार्थी कहीं न कहीं उसके टच में आते हैं, पढ़ते हैं। हाँ, लेकिन ये अपने अपने अजनबी उनके लिए अजनबी रह जाता है। ये हर भी इसलिए भी रह जाता है कि इसका विषय आप देखिए कि असंभवित है कि जो पहाड़ों में पहाड़ गिरता है और इस तरह का उपन्यास, इस तरह की घटनाएं जो है जीवन में संभव कैसे होती हैं और उस असंभवित विषय को एक उपन्यास के रूप में और अज्ञे लाते हैं, तो इस पर थोड़ा सा आप जो है अपने अपने अजनबी आकार में छोटा उपन्यास है, लेकिन
विचार के स्तर पर, दर्शन के स्तर पर ये एक अलग प्रकार की रचना है। आप देखेंगे कि शेखर एक जीवनी में आसन्न मृत्यु को लेकर शेखर चिंतित है और अतीत को देख रहा है। यहाँ इस उपन्यास में मृत्यु मात्र ही केंद्र में है जी। और उस मृत्यु के भय से जो अस्तित्व का संघर्ष, अस्तित्व का संकट पैदा होता है, उसे उपन्यासकार ने प्रस्तुत किया है। दूसरे महायुद्ध के बाद एक नया दर्शन जो विश्व में आया वह था अस्तित्ववाद, और उस अस्तित्ववाद का प्रभाव यूरोप में ज़्यादा था। इसलिए लेखक ने जो पात्र लिए हैं वो ज़्यादातर यूरोप के हैं, परिवेश यूरोप का है। केवल एक जगन्नाथन नाम का जो पात्र है वह भारतीय है, बाकी सब कुछ विदेशी है। तो पश्चिम में जो अस्तित्ववाद का जन्म हुआ जी, उस अस्तित्ववाद को लेकर अज्ञे ने उपन्यास लिखा। लेकिन मित्रों, यह उपन्यास अस्तित्ववाद के समर्थन में नहीं लिखा गया है। अस्तित्ववाद की कुछ संज्ञाएं, कुछ प्रकल्पनाएं, उनका खंडन करने के लिए उपन्यास की रचना हुई है। पश्चिम में अस्तित्ववाद के दो मुख्य रूप हैं, एक ईश्वरवादी अर्थात आस्थावादी, दूसरा निरीश्वरवादी अर्थात नास्तिकतावादी। भारतीय जो चिंतन है वो आस्थावादी अस्तित्ववाद का समर्थक है, और जो पश्चिम का चिंतन है वो निरीश्वरवादी अस्तित्ववाद का समर्थन है। तो इस उपन्यास में ये दो जो जीवन दृष्टियां हैं, आस्थावादी और अनास्थावादी, उनकी टकराहट और उनकी टकराहट से उत्पन्न तनाव, और उसमें से उपन्यास के सारे घटनाक्रम का निरूपण किया है। और इसके लिए लेखक ने दो पात्रों को केंद्र में रखा है जो अलग अलग जीवन दृष्टियों को लेकर हमारे सामने आते हैं। पहला पात्र है योके जो निरीश्वरवादी है, और दूसरा पात्र है सेल्मा जो ईश्वर को सामने रखकर चलती है, ईश्वर के प्रति वो अभिभूत है और आस्था रखती है। तो लेखक ने इन दो पात्रों के माध्यम से दो जीवन दृष्टियों की टकराहट, उनकी क्रिया और प्रतिक्रिया के ताने बाने से उपन्यास की रचना की है। पूरा उपन्यास 3 खंडों में विभाजित है। यदि विस्तार से न कहें तो थोड़ी थोड़ी बातें भी उसकी हम लें। पहला खंड है योके और सेल्मा, जो दोनों साथ रहती हैं और दोनों की दृष्टि अलग है। उनके इस टकराहट का निरूपण इस पहले खंड में किया गया है। दूसरा खंड है सेल्मा, सिर्फ सेल्मा, और सेल्मा उस खंड में अपने एक भयानक अतीत का वर्णन करती है, अपने अतीत के कड़वे अनुभव को सामने लेकर आती है। और तीसरा खंड है योके, सिर्फ योके, जिसमें योके जो है वो अपनी स्वतंत्रता के चयन के लिए बहुत चिंतित है। स्वतंत्रता के चयन के लिए, स्वतंत्रता के वर्ण के लिए इतनी चिंतित है कि वो आत्महत्या करने को तैयार हो जाती है। तो 3 खंडों में, 3 प्रकरणों में इस प्रकार कथा को आगे विकसित किया गया है। कथा की शुरुआत होती है इस छोटी सी घटना से कि ये जो योके है वह अपने प्रेमी मित्र पाल के साथ बर्फ़ में पहाड़ों पर घूमने आई थी, और अचानक भारी बर्फ़ गिरती है और वह एक सेल्मा नामक जो बुढ़िया है उसके कमरे में, उसके घर में वो बर्फ़ के अंदर तब कैद हो जाती हैं। दोनों कैद हो जाती हैं, दोनों अजनबी हैं, दोनों अपरिचित हैं। योके मृत्यु के भय से इतनी भयभीत है, इतनी डरी हुई है कि उसे लगता है कि बर्फ़ से ढका यह काठ बंगला उसकी कब्र बन जाएगा। बल्कि कब्र बन क्या जाएगा, कब्र तो बनी बनाई तैयार है, मरना है और उन्हीं को मरना बाकी है। तो योके डरी हुई है। लेकिन जो सेल्मा है, सेल्मा ने इससे पहले भी एक बार मौत का तांडव देखा था, और वो कैंसर से पीड़ित है। उसे पता है कि वो मरने वाली है, इसलिए वह
मरने से जरा भी भयभीत नहीं है, आश्वस्त है और ईश्वर के प्रति उसके मन में श्रद्धा है। इस विकट परिस्थिति में क्रिसमस आने वाला है। उस क्रिसमस में जो सेल्मा है वो संत निकोलस को याद करती है और जो योके है वह शैतान की कल्पना करती है। दोनों में एक अलग प्रकार का जो दृष्टिकोण है वह दिखाई देता है। तो मौत की पदचाप सुनने के बाद योके भयभीत है और सेल्मा जो है वह आश्वस्त है। योके के मन में ईर्ष्या भी है, किस बात को लेकर कि सेल्मा को तो जरा भी डर नहीं लग रहा है और मैं बेकार में मरी जा रही हूँ। वो कहती है कि मैं जानती हूँ और जानकर भी मरी जा रही हूँ, और वो है कि जानकर भी जिंदा है और उसे कोई चिंता नहीं है। तो इस बात को लेकर उसके मन में ईर्ष्या भी है। अकेलापन और ईश्वर का साथ न होना वो व्यक्ति को भयभीत भी करता है और ईर्ष्यालु भी बना देता है। वो कहती है क्या मैं इतनी लाचार हूँ, इतनी दयनीय हूँ कि मुझे मरना पड़ेगा। इस सारे संघर्ष को लेखक ने पहले खंड के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। ईश्वर को लेकर भी दोनों में बड़ी टकराहट होती है। वो कहती है मैं ईश्वर को नहीं मानती, ईश्वर मृत्यु का दूसरा नाम है, क्यों मानूं ईश्वर को, मृत्यु एक झूठ है क्योंकि वो जीवन का खंडन है। जबकि सेल्मा कहती है मौत ही ईश्वर है, मौत ही जीवन की पहचान है, और इस प्रकार उसे ईश्वर में कतई अविश्वास नहीं है। थोड़ा अंत की तरफ ले आइए। हाँ, दूसरा जो खंड है उसमें सेल्मा एक बार जो भूकंप पर बाढ़ में फंस गई थी उस अतीत का वर्णन करती है। कोई बचा नहीं था, एक पुल जो है 3 खंभों पर टंगा हुआ है, 2-3 दुकानें बची हैं। सेल्मा की चाय पानी की दुकान थी वह बच गई है, एक फोटोग्राफर बच गया है और यान नाम का एक व्यक्ति बच गया है। इन दिनों सेल्मा बड़ी अमानवीय और उदार है। वो जो फोटोग्राफर है वो चाय के लिए पानी लेने आता है तो भी वो बिना पैसे देने से इनकार कर देती है। हर चीज़ की ज़्यादा कीमत लेने की कोशिश करती है, और इस प्रकार जो उसके बाद थोड़ा मांस बचा है उसकी भी वो दुगनी कीमत वसूल करती है। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि जो यान है वो फोटोग्राफर की जो दुकान जल रही थी उसमें उस मांस को पकाता है और उसको लेकर आता है और सेल्मा से कहता है कि लो मैं तुम्हारे साथ ये शेयर करना चाहता हूँ। सेल्मा कहती मैंने तुमसे इतने पैसे लिए,